मैंने देखें 3 ल्यूकीमियास कर ली हैं। AML, ALL, CML, और जो है लास्ट में जो ल्यूकीमिया है वो होने जा रहा है CLL। ये भी हमारे पास जो है वो क्रोनिक है। क्रोनिक का मैं आपको बारहा बता रहा हूँ, क्रोनिक का मतलब क्या है कि प्रोग्रेशन की जो है वो स्लो होगी, सिम्टम्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपीयर होंगी। और एक क्रोनिक है कि काफी ईयर्स तक चलता रहता है इसमें। और इसके अलावा जो है ये क्रोनिक होने के साथ साथ लिम्फोइड है। तो लिम्फोइड का मतलब है कि इसमें जो लिम्फोइड रीजन के सेल्स हैं वो इफेक्टेड होंगे। उसमें कौन से सेल्स आ जाएंगे लिम्फोइड रीजन के? लिम्फोइड रीजन में दो सेल्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, वो हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। सो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होती है कि जो लिम्फोइड रीजन के होते हैं आपके पास ल्यूकीमिया, स्पेशली जो आपका CLL होता है, इसका थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो जाता है आप लोगों का लिम्फोमास के साथ। लिम्फोमास जब हम जो है करेंगे, लिम्फोमास में हम डिस्कस करेंगे कि लिम्फोमास में कौन से सेल मेनली इन्वॉल्व होते हैं। मैंने बताया हुआ इंट्रोडक्शन में कि आपके लिम्फ नोड्स हैं वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है वो मेनली इन्वॉल्व होता है। तो उसमें भी आपको पता है कि लिम्फेटिक सिस्टम में आपके लिम्फोइड सेल्स इंपॉर्टेंट है। लिम्फोइड सेल्स कौन से हैं? अगेन आपके पास बी एंड टी लिम्फोसाइट्स हैं। तो जब हम लिम्फोमास की बात करेंगे तो तब हम मेनली जो है बी एंड टी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। और जब हम लिम्फोइड ओरिजिन के जो है आपके पास ल्यूकीमिया की बात करते हैं तब भी हम बी और टी सेल की बात करते हैं। ALL के अंदर हमने बी और टी सेल की इतनी बात नहीं की थी। वजह ये थी कि वहां पर हमारे पास इमेच्योर जो फॉर्म थी, ब्लास्ट सेल जो थे वो प्रीडोमिनेट कर रहे थे। जो CLL है ये हमारे पास ज्यादा करीब हो जाता है लिम्फोमास के, स्पेशली नॉन होल्स्किन लिम्फोमा के। नॉन होल्स्किन लिम्फोमास में भी हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे तब हम देखेंगे ये बी सेल ओरिजिन के होते हैं, आप लोगों के पास टी सेल ओरिजिन के लिम्फोमास होते हैं। तो इसी तरीके से आपके पास जो CLL है ये भी बी सेल ओरिजिन का होता है, और आप लोगों के पास टी सेल ओरिजिन के रिलेटेड जो है इसकी क्लासिफिकेशन आप देखेंगे। तो इसमें थोड़ी सी जो है वो कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। लेकिन इसमें जो है डिस्टिंक्शन आप लोगों को जो है थोड़ा सा पता होना चाहिए। वो हम जैसे जैसे आगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों को चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम CLL को जो है वो डायग्नोस बेटर तरीके से कर सकते हैं। So several disorders are included in this group and are characterized by the accumulation in the blood of mature lymphocytes of either B or T cell type। इसमें जो है B सेल टाइप का भी हो सकता है और T सेल टाइप का भी हो सकता है। मेनली जो होगा वो आप स्टडी करेंगे B सेल टाइप का, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस इसमें जो हमारे पास बनेगा, दिस ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्रोनिक परसिस्टेंट लिम्फोसाइटोसिस। तो उसमें सब में जो आपके पास ग्रुप बनता है उन सब के अंदर जो है एक चीज कॉमन है कि सब के अंदर लिम्फोसाइटोसिस है, यानी कि लिम्फोसाइट्स का काउंट होगा वो हाई होगा, परसिस्टेंट होगा, क्रोनिक होगा। यानी कि सिंपल आपके पास जो लिम्फोसाइटोसिस पाया जाता है। सब टाइप्स जो है वो आप मोर्फोलॉजी की बेस पे, इम्यूनोफिनोटाइपिंग की बेस पे और जेनेटिक एनालिसिस की बेस पे आपकी जो है आपस में जो है डिस्टिंग्विश आप चीजों को कर सकते हैं। अब अगेन वो बात वो कह रहा है नॉन होजिन लिम्फोमा के हवाले से, और जो है आपके पास CLL के हवाले से, कि दोनों में जो है वो चीजें ओवरलैप हो जाती हैं। क्योंकि नॉन होजिन लिम्फोमा जो होता है उसमें मेनली तो लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट ही होगी ना। लेकिन उसमें क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि बाजू का क्या है, अगर लिम्फोमा भी है तो सेल जो है वो वहां से लिम्फ नोड से निकल के वो आपके ब्लड के अंदर आ जाएंगे। और ब्लड बोन मैरो की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसे आप लीकेमिया कहते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन इसमें पैदा हो जाती है। लेकिन जब हम प्रॉपर जो है आप आगे डायग्नोसिस में देखेंगे तो तब जो चीजें हैं मजीद जो है वो क्लैरिटी की तरफ से चली जाती हैं। बी सेल डिसीजेस, CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, पैथोजेनेसिस, इसमें जो है मेनली आपके पास जो इसका इंसिडेंस है वो जो है आपके पास 60 एंड 80 ईयर्स ऑफ एज के दरमियान जो है ये मोस्ट कॉमनली जो है CLL पाया जाता है। सो जितने भी ल्यूकीमियाज हैं मोस्टली आपने देखा होगा कि लाइफ की स्टार्टिंग में या अडल्टहुड जो है यंग पीपल में इतने कॉमन नहीं है ये ल्यूकीमियाज वगैरह। जो चाइल्डहुड का था सबसे मेन ल्यूकीमिया वो मैंने आपको बताया था, वो आपके पास ALL होता है चाइल्डहुड के हवाले से। बाकी जो आपके पास CML है या कह लें कि AML है और जो है CLL है, ये मेनली कह लें कि अडल्टहुड में थोड़ा लेट स्टेज पर जाके या फिर ओल्ड एज में जाके ये ज्यादा चीजें कॉमन हो जाती हैं। सो CLL में जो एज ग्रुप है वो 60 एंड 80 ईयर्स ऑफ एज है। CLL ट्यूमर सेल, अब इसमें पॉइंट पे गौर करें कि CLL में जो है मेनली मसला कहाँ पे आता है। अब इसमें होता क्या है, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में जो ट्यूमर सेल है वो आपके पास एक मैच्योर्ड बी सेल होता है।
क्योंकि ये एक ल्यूकीमिया है, यानी कि कैंसर है। इसके अंदर जो ट्यूमर सेल्स बनेंगे, उसमें ट्यूमर सेल कौन सा होगा आपके पास, वो बी लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो बी सेल है वो इंपॉर्टेंट है आपका सीएलएल के हवाले से। सो सीएलएल के अंदर जो मेन मसला आता है, जहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी, उसे आप समझ लें। अगर आप इस पॉइंट को समझ लेते हैं ना, तो आप लोगों के जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स हैं और जो लैब डायग्नोसिस हैं, वो समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि मसला जो है, जो मेन रूट है, वो वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो सीएलएल में वो कहता है कि सीएलएल में होता क्या है, द सीएलएल ट्यूमर सेल is a mature B cell with a weak surface expression of immunoglobulin IgM और IgD। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि जो है ट्यूमर सेल है, वो आपके पास एक मेच्योर बी सेल था, लेकिन उसके अंदर जो उसके ऊपर रिसेप्टर्स थे, या इम्यूनोग्लोबुलिन का जो एक्सप्रेशन था आईजीएम और आईजीडी, वो जो है वीक एक्सप्रेशन उसके ऊपर पाया जाता है। अब पहला पॉइंट तो नोट करें कि मेच्योर है, क्योंकि ये क्रोनिक ल्यूकीमिया है। सो क्रोनिक ल्यूकीमियाज में आपके पास मेच्योर सेल्स भी देखने को मिलते हैं। जो एक्यूट ल्यूकीमियाज हैं, उनका जो है फीचर है कि ब्लास्ट सेल्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। जो क्रोनिक ल्यूकीमियाज हैं, इनके अंदर जो है मेच्योर फॉर्म्स भी देखने को मिलती हैं। जस्ट लाइक सीएमएल में हमने देखा था, मेच्योर फॉर्म्स भी आपको देखने को मिलती थी, और सीएलएल के अंदर भी आपके पास जो है मेच्योर चीज देखने को मिलती है। तो इसमें जो है मेच्योर बी सेल होता है, लेकिन इसका जो सरफेस एक्सप्रेशन होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का, आईजीएम हो सकती है या आईजीडी होती है, वो एक वीक एक्सप्रेशन होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें जो है इम्यूनोलॉजी में जब आप थर्ड ईयर में स्टडी करेंगे, तो आप इसे मजीद डिटेल में देखेंगे। मैं बता देता हूँ आपके कॉन्सेप्ट के लिए कि जो बी सेल है ना, इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, बीसीआर, बी सेल रिसेप्टर। इसका जो रिसेप्टर होता है ना, वो इंटरेस्टिंगली जो है वो एक एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी की टाइप्स होती है ना, आईजीएम है, आईजीए है, आईजीई है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबॉडीज हैं। 5 मेन टाइप्स आपके पास हैं। जो है ना आईजीएम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि ये आपके बी सेल के ऊपर रिसेप्टर का काम करती है। आईजीडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आईजीएम जो है ये इंपॉर्टेंट है कि बीसीआर का काम करती है, बी सेल रिसेप्टर। सो इसमें क्या है, सीएलएल के अंदर क्या होगा कि वो जो है मेच्योर जो बी सेल है, वो जो है ट्यूमर सेल बन जाता है। उसमें मसला क्या आता है कि आपके पास जो इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीएम है, उसका भी जो है वीक एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, जब बी सेल में मसला आ गया, बी सेल जो है वो नियोप्लास्टिक हो गया, सेल जो है वो आगे प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है, और जो प्लाज्मा सेल है वो फिर एंटीबॉडीज बनाता है। अब इसमें होगा क्या कि जब आपके बी सेल के अंदर मसला आ जाएगा, तो इसमें जो है आप लोगों के जो एंटीबॉडीज है ना, जो इसमें मेन जो क्लिनिकल फीचर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो एंटीबॉडीज हैं वो अच्छी तरीके से नहीं बनेगी। जब एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, तो तब आपका इम्यून सिस्टम जो है इफेक्ट होगा, उसमें जो है इन्फेक्शंस कॉमन हो जाएंगे। इसके अलावा जो है ऑटो इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, बॉडी अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी। सो ये जो है एंटीबॉडीज के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसमें देखेंगे कि क्लिनिकल फीचर्स उसमें इम्यूनोसप्रेशन वगैरह आ रही होती है। जब आप डायग्नोसिस भी करते हैं, तो उसमें भी आप जो है इसमें मजीद जो है चीजें देख सकते हैं। The CLL cells typically exhibit impaired apoptosis and a prolonged lifespan. This is reflected in the accumulation in the blood, bone marrow, liver, spleen and lymph nodes. अब सीएलएल जो सेल्स होंगे ऐसे आपके पास, फिर क्या होगा, अपोप्टोसिस को अवॉइड करेंगे। वही कैंसर सेल का काम है कि उन्होंने डाई होना नहीं है, और उनका जो लाइफ स्पैन इंक्रीज कर जाता है। सो इसमें भी इसी तरीके से होता है कि अपोप्टोसिस जो है वो नहीं होती, उनका जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसी वजह से जो है उनकी एक्यूमुलेशन पाई जाती है आपके ब्लड के अंदर, बोन मैरो के अंदर, लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर। तो ये जो आपके लाइक आपके लिम्फ नोड्स के रिलेटेड जो है चीजें आ जाती हैं, कि आपका जो लाइक थाइमस है, या कह लें कि जो स्प्लीन है, वो आपके जो लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से जो है स्प्लीनोमेगैली भी देखने को मिल सकती है, लिम्फ जो एडिनोपैथी भी देखने को मिल सकती है। इसमें लिम्फ नोड्स की जो लिम्फेटिक सिस्टम है, वो आपके लिम्फ जो नियोप्लाज्म्स होते हैं, लिम्फ ल्यूकीमियास हैं, उसमें लिम्फ नोड्स का जो है आप लोगों को याद रखना होता है। मैंने आप लोगों को एएलएल करवाया, एएलएल के अंदर भी मैंने आपको लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताया था। आज सीएलएल हम कर रहे हैं, इसके अंदर भी जो क्लिनिकल फीचर्स हैं हम देखेंगे कि स्प्लीनोमेगैली देखने को मिलेगी, लिम्फ नोड जो है वो लार्ज हो जाती हैं। अच्छा, इसमें जो है ना एसएलएल, इसका जो है मैं बता देता हूँ, अगर नहीं समझ आती तो इसमें इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता देता हूँ कि जो एसएलएल है ना, स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा।
अगेन वो पीछे जाए जो मैंने आपको बात बताई है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और जो सीएलएल है वो आपस में थोड़ा सा जो है ओवरलैप करते हैं। वही यहाँ पे बता रहा है कि जो एसएलएल का एक वेरिएंट आपके पास होता है, लिम्फोमा होता है, वो बिल्कुल जो है इक्विवेलेंट होता है सीएलएल के। उसके जो लिम्फोमा सेल्स हैं वो सेम इम्यूनोफिनोटाइपिंग शो करते हैं, और जो साइटोजेनेटिक्स है हालांकि वो भी आपके पास सेम देखने को मिलता है कि वो एसएलएल एक डिफरेंट थिंग है, सीएलएल आपके पास डिफरेंट थिंग है। लेकिन अब जो उसमें जो है इतनी जो है कॉमन चीजें पाई जा रही हैं कि उसके अंदर जो लिम्फोमा सेल्स हैं दोनों के अंदर उनकी इम्यूनोफिनोटाइपिंग भी सेम आ रही है, उनके अंदर जो है साइटोजेनेटिक एनालिसिस जब आप करते हैं वो भी सेम आता है। डिस्टिंक्शन कहाँ पे आती है? द डिफरेंस इज दैट द एसएलएल द ट्यूमर सेल्स accumulate almost exclusively in the lymph node, and there are fewer than 5 into 10 is per 9 per liter circulating monoclonal B cells। फर्क जो है वो यहाँ पर आता है कि एसएलएल के अंदर स्मॉल लिम्फोसिटी लिम्फोमा के अंदर जो ट्यूमर सेल्स हैं वो एक्सक्लूसिवली लिम्फ नोड्स के अंदर ही रहते हैं, ब्लड के अंदर इतना ज्यादा उनका जो है इंक्रीज नहीं होता। वही वो कह रहा है कि फ्यूअर देन 5 into 10 is per 9 पर लीटर जो है सर्कुलेटिंग मोनोक्लोनल बी सेल पाए जाते हैं। सो ये जो है आप लोगों के पास डिफरेंस है एसएलएल के दरमियान और सीएलएल के दरमियान। मोनोक्लोनल का मतलब जो है वो भी जरा समझ लें कि मोनोक्लोनल का मतलब क्या होता है। मोनोक्लोनल जो है आपने काफी मर्तबा वर्ड सुना होगा, लाइक एंटीबॉडीज के हवाले से भी आपने सुना होगा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं। तो इसमें इस तरीके से है कि क्लोन आपके पास जो है ना एक सेल है, उसकी आप एग्जैक्ट कॉपी बना लें तो उसे आप कहते हैं ये आपके पास एक क्लोन है। सो मोनोक्लोनल बी सेल्स में क्या होगा कि एक ही तरह के जो है सेल जो है प्रोलिफरेट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो ये जो मोनोक्लोनल चीज होती है ना, ये मेनली आपको जो है सिग्निफाई करती है एक कैंसरस कंडीशन को। वजह ये होती है कि एक भी सेल जब ट्यूमर सेल बन जाता है ना, तो वो फिर क्या करता है, वो अपनी जैसे सेल जो है बनाता रहता है। उसके जो सेल साइकिल है वो अपने से सेल बनाता रहता है। तो जो तमाम सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कि वो एक मोनोक्लोनल चीज आपके पास बन जाती है। तो इसमें भी जो है वो न्यूरोप्लास्टिक कंडीशन है, तो मोनोक्लोनल जो है वो सेल्स पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज के हवाले से भी मैं आपको बताऊं तो वो एक बेटर एग्जांपल आपके लिए रहेगी कि जब भी इंफेक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर, तो जो है एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो हमेशा पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज बनती हैं। जब भी आपकी बॉडी के अंदर इंफेक्शन होगा तो हमेशा जो रिस्पॉन्स आपकी बॉडी नॉर्मल रिस्पॉन्स करती है ना, वो हमेशा होता है पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्स, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबॉडीज बनती हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबॉडीज का मकसद यही है कि जो पैथोजन है वो डिफरेंट टाइप्स का, मतलब उसके ऊपर एंटीजन एंटीजन डिफरेंट है, एपिटोप्स डिफरेंट है, तो सबके खिलाफ जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज बनती है। मोनोक्लोनल रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। जहाँ पे मोनोक्लोनलिटी आ जाएगी वहां पर जो है वो कैंसरस कंडीशन को सिग्निफाई करेगा। मल्टीपल माइलोमा में आप लोगों को करवाऊंगा, वहां पर अगेन ये चीज आएगी कि मोनोक्लोनल क्या होता है और पॉलीक्लोनल क्या होता है। तो अभी अंडरस्टैंड कर लें तो आप लोगों को जो नेक्स्ट अब समझना आसान हो जाएगा। क्लासिफिकेशन इसमें मुश्किल नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ द सीएलएल, बी सेल है और एक तरफ टी सेल है। एएलएल के अंदर भी हमने इसी तरीके से किया था, हमने बी सेल को देखा था और टी सेल को देखा था। अब इसमें बी सेल जो है उसमें आपके पास आ जाता है क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, सीएलएल आ जाता है। मैंने आपको बताया कि बी सेल के हवाले से सीएलएल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऊपर गौर करिए, इसने लिखा हुआ है क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमियास, कि जो है लिम्फोइड उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। नीचे लिखा हुआ लिम्फोसिटिक। सो इस तरीके जो है इस चीज को अगर नोट डाउन कर लें कि ऊपर लिम्फोइड ल्यूकीमियास की क्लासिफिकेशन, नीचे उसमें मेनली जो है लिम्फोसिटिक लिखा हुआ है सीएलएल। उसके अलावा जो है प्रो लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया पीएलएल आ जाता है, हेडी सेल ल्यूकीमिया आ जाता है, प्लाज्मा सेल ल्यूकीमिया आ जाता है और टी सेल के अंदर जो है लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया आ जाएगा। और इसके अलावा जो है टी सेल प्रो लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया आ जाएगा, अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा आ जाएगा, इससे जाडी सिंड्रोम आ जाएगा। सो ये क्लासिफिकेशन ये आप लोगों को एज सच ही याद करना पड़ेगी। जब हम नॉन होस्टिंग करेंगे तब अगेन ये क्लासिफिकेशन का जो है जिक्र होगा। अभी हमने जो है टॉपिक स्टार्ट सीएलएल का नहीं किया, उससे पहले हम हमारे पास ना काफी डेफिनेशंस हैं, तो मैं वैसे ही आपके कंसेप्ट के लिए जो है बता रहा हूँ ये चीजें, ताकि आप मुझे कंसेप्ट से क्लियर हो जाए। सीएलएल जो है वो नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा सा जो है वो मोनोक्लोनल बी सेल लिम्फोसाइटोसिस के हवाले से देख लें। मोनोक्लोनल का मैंने बता दिया, बी सेल है कि बी सेल है, लिम्फोसाइटोसिस का मतलब है कि उसका जो काउंट है वो हाई हो जाएगा।
अब इसमें होता कि आप लोगों के पास जो मोनोक्लोनल बी सेल लिम्फोसाइटोसिस है ना, वो कहता है कि विद एजिंग कह लें कि ये लाजमी चीज हो जाती है कि आपका जो बी सेल के जो नंबर हैं वो इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप किस तरीके से इसे जो है सी एल एल से आप जो है इसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उसमें जो है ना वो लास्ट लाइन लिखी हुई है सबसे मेन जो है, if CLL is to be diagnosed, there must be a monoclonal B cell count of greater than 5 into 10 to the power 9 per liter or tissue involvement outside the bone marrow। कि वो मैंने आपको चीज बता दी है मोनोक्लोनल बी सेल लिम्फोसाइटोसिस के, उसमें जो है काउंट हाई हो जाता है आपके पास जो मोनोक्लोनल बी सेल्स हैं। लेकिन वो डिस्टिंक्शन किस तरीके से आप दोनों को किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो वो लास्ट पॉइंट है कि जब सीएलएल को आप डायग्नोस करना है तो आपका जो काउंट है बी सेल का वो हाई होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 5 into 10⁹ और या इसके अलावा जो है वो टिश्यू इन्वॉल्वमेंट देखने को नजर आनी चाहिए। सो ये चीज भी हो गई है। उसके बाद हम जो है मेनली आ रहते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो कि है सीएलएल। अब हम देख लेते हैं उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, और क्लिनिकल फीचर्स के बाद जो है मैं आप लोगों को उसके डायग्नोसिस का बता देता हूँ। क्लिनिकल फीचर्स में जो है काफी चीजें लिखी हुई हैं स्लाइड में भी, आपकी बुक के अंदर भी, लेकिन जो ज्यादा आपकी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको जरा इजी वे में बताने की कोशिश करता हूँ। क्लिनिकल फीचर में फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखा हुआ जो मीन एज है डायग्नोसिस की वो होती है 72 ईयर्स। ये चीज याद कर लें। उसके बाद आप देख लें कि मेल टू फीमेल रेशियो कितनी है, तो मेल्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है, फीमेल्स के अंदर कम पाया जाता है। मेल जो है वो 2:1 जो है मेल टू फीमेल रेशियो पाई जाती है, इस चीज को याद कर लें। उसके बाद आप देख लें कि 80% जो केसेस होते हैं उनके डायग्नोसिस इस तरीके से होता है कि इंसिडेंटल एक तरीके से फाइंडिंग होती है कि पेशेंट जो है सॉरी पर्सन जो है वो आता है, वो टेस्ट करवाता है, अपना रूटीन ब्लड टेस्ट करवाता है, लाइक सीबीसी करवाता है। उसे नहीं पता होगा कि उसके अंदर ये सारी कंडीशन चल रही है। तो 80% ऑफ केसेस में जो है वो डायग्नोसिस होता है, रूटीन ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है, जो कि आपने किसी और रीजन के लिए करवाया होता है। कि जरूरी नहीं है कि आपके अंदर जो है साइंस और सिम्टम्स मौजूद हों तो आप उसके टेस्ट करा। आप हो सकता है कि आप वैसे रैंडमली अपना टेस्ट करवा रहे हो, तो आप जो है उसमें जो है आप देखें कि काउंट कितना ज्यादा हाई आ रहा है। उसके बाद जो है फिर डॉक्टर जो है फर्दर आपको रेकमेंड कर देता है कि मजीद आप कौन सी टेस्ट करवाएंगे। ये चीज हो गया। इसमें भी हमने सीएमएल में भी जिक्र किया था, तो उसकी फाइंडिंग भी इससे मिलती जुलती होती है। तीसरे नंबर पर आपके पास आ जाती है इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स, और लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है क्योंकि ये लिम्फोइड ओरिजिन का जो है ल्यूकीमिया है। कौन सी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो सकती हैं, सर्वाइकल हो सकती हैं, एक्सिलरी हो सकती हैं, इंगुइनल लिम्फ नोड्स हो सकती हैं। और जो लिम्फ नोड्स होंगी वो डिस्क्रीट होंगी और नॉन टेंडर होंगी, यानी कि पेनफुल नहीं होंगी। उसके बाद आ जाएंगे अनीमिया जो है वो पाया जाएगा, लाइक अदर जो है मैंने आपको बताया था ल्यूकीमिया का जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि बाकी चीजें भी अनीमिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, उसके जो फीचर्स हैं वो भी आप लोगों के पास ल्यूकीमियास में देखने को मिलते हैं। सो अनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्प्लीन की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, स्प्लीन में गैली देखने को मिलती है, और इसके अलावा जो है हिपैटोमेगैली भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो दोनों चीजें हैं ना ये लेटर स्टेजेस पर देखने को मिलती हैं, स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिलती। क्योंकि ज़्यादा जब डिजीज काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो जाता है, काफी टाइम उसे हो जाता है, उसके बाद जो है ये स्प्लीनोमेगैली और हिपैटोमेगैली जो है क्लिनिकल फीचर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और सिक्स वाला जो पॉइंट है वो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पास एक कह लें कि ऐसा पॉइंट बन जाता है जो आप दूसरे ल्यूकीमिया से हैं उसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये इस ल्यूकीमिया के वाले से जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है इम्यूनोसप्रेशन का। इम्यूनोसप्रेशन क्या है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है स्प्रेस हो जाएगा। वजह क्या है कि एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। एंटीबॉडीज बनेंगी भी तो वो जो है अच्छी नहीं होगी, नॉर्मल नहीं होगी। उसकी वजह मैंने बता दी कि बी सेल जो है वो जो है कैंसर सेल बन जाता है। वो जो है उसमें फिर जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो भी अच्छी तरीके से नहीं बनती। जब एंटीबॉडीज नहीं बनती तो आपके जो इम्यून सिस्टम है वो इफेक्ट होता है, बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शंस हैं वो कॉमन हो जाते हैं, लाइक साइनस इन्फेक्शंस, लाइक चेस्ट इन्फेक्शंस। स्टार्टिंग में ये इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वायरल इन्फेक्शंस लाइक herpes zoster और फंगल इन्फेक्शन है वो भी देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं। सो इसके पीछे सारी स्टोरी क्या है वो मैंने भी आप लोगों को बता दिया। Immunosuppression is often a significant problem resulting from the hypogammaglobulinemia and cellular immune dysfunction.
bacterial infections, viral infections and fungal infections occur. चलिए आप लोगों के पास है क्लिनिकल फीचर्स, कोई मुश्किल नहीं है क्लिनिकल फीचर्स पे, वही बातें जो हमने जो है काफी मरतबा जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं लैब डायग्नोसिस की तरफ, जो कि आपका जो है मेन एक चीज बन जाएगी। तो लैब डायग्नोसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो है आप लोगों के पास लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस जो है इसमें पाया जाता है। The absolute clonal B cell lymphocyte count is greater than 5 into 10⁹ per liter। ये तो आप लोगों को चीज अब याद हो जानी चाहिए कि जो एब्सोल्यूट क्लोनल बी सेल लिम्फोसाइट काउंट है वो ग्रेटर देन 5 है, जबकि ये रेज कर सकता है 300 तक भी। Between 70 and 99% of white cells in the blood film appear as small lymphocytes. Smudge or smear cells are also present। अच्छा ये देख लें कि आपके जो पेरिफेरल स्मेर है उसके अंदर जो है स्मज और स्मेर सेल्स देखने को मिलते हैं। ये स्मज और स्मेर सेल्स क्या होती हैं, इसमें होता है इस तरीके से है कि आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं या कह लें कि जो बी जो लिम्फोसाइट्स हैं उनके जो मेम्ब्रेन है वो जो है जरा फ्रेजाइल हो जाती है। तो तब जब आप ब्लड का स्मेर बनाते हैं ना, स्लाइड के साथ बनाते हैं या कवर स्लिप के साथ, जब आप ब्लड का स्मेर बनाते हैं स्प्रेडर के साथ बनाते हैं, तो उसका होता उसमें होता क्या है कि जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं वो ब्रेक कर जाते हैं और जो है वो जस्ट लाइक जो है स्मज या फिर स्मेर सेल्स की तरह जो है वो नजर आते हैं जब आप उसके माइक्रोस्कोपी करते हैं। आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनी होगी कि स्मज और स्मेर सेल्स हैं वो किस तरीके से पेरिफेरल स्मेर के ऊपर आते हैं। वजह इसकी क्या होती है, जब आप स्मेर बनाते हैं तो सेल टूट जाता है और जो है आपको लगता है कि स्मज या स्मेर शेप का वो सेल आपको देखने को मिलता है। इम्यूनोफिनोटाइपिंग इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोफिनोटाइपिंग में हम डिफरेंट मार्कर्स को चेक करते हैं, तो इसमें देख लें कि कौन से मार्कर्स जो है वो पॉजिटिव आते हैं और कौन से मार्कर्स जो है वो नेगेटिव आते हैं। सो इम्यूनोफिनोटाइपिंग ऑफ द लिम्फोसाइट्स shows them to be B cells, surface CD19 positive with low levels of surface immunoglobulin and expression of only one light chain known as light chain restriction। सो इसमें वो कह रहा है कि आपके पास बी सेल्स ओरिजिन है, CD19 पॉजिटिव है, सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन मैंने आपको बता दिया कि जो है IgM है या IgD है वो कम है, और इसके अलावा जो है सिर्फ एक लाइट चेन जो है देखने को मिलती है, उसे हम नाम देते हैं लाइट चेन रिस्ट्रिक्शन का। Characteristically, the cells are also surface CD5 positive and CD23 positive। अब इसे याद कर लें कि जो सेल्स हैं वो CD5 पॉजिटिव होते हैं एंड CD23 पॉजिटिव होते हैं, जबकि ये नेगेटिव होते हैं CD79B एंड FMC7। सो ये तो आप लोगों को रट्टा लगाना पड़ेगा कि कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव है। सो CD5 पॉजिटिव है और CD23 पॉजिटिव है। नेगेटिव आपके पास है CD79B नेगेटिव है, FMC7 जो है वो भी नेगेटिव पाया जाता है। तो पॉजिटिव को पहले याद कर लें कि 523 पॉजिटिव है। इम्यूनोफिनोटाइपिंग आप इस तरीके से है। इसके अलावा जो है आपके पास दो चीजें और इम्पोर्टेंट हैं, CD38 एंड ZAP70। CD38 and ZAP70, two surface proteins that can be detected by flow cytometry and have prognostic significance are CD38, a marker of differentiation, and ZAP70, a protein kinase involved in the signaling। तो CD38 है वो मार्कर ऑफ डिफरेंशिएशन है, ZAP70 है वो प्रोटीन काइनेस है जो कि सेल सिग्नलिंग में जो है वो इन्वॉल्व होता है। सो ये आपके पास भी पॉजिटिव आएंगे, CD38 एंड ZAP70, ये भी आप लोगों ने नाम याद करना है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे उसने बताया हुआ है कि नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक अनीमिया पाया जाता है, ये चीज है। इसके अलावा जो है ऑटोम्यून हिमोसिस पाई जाती है। अब ऑटोम्यून क्या वजह क्या हो गया, अगेन एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो है बॉडी के अपने खिलाफ ही बनना स्टार्ट हो गई हैं, तो वो जो है ऑटोम्यून डिजीज उसे आप नाम देते हैं। तो इसमें जो है ऑटोम्यून आपने चीजें पढ़ी थी, हमने देखा था कि ऑटोम्यून हिमोलिटिक अनीमियाज होते हैं जिनके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं आपके आरबीसीज के खिलाफ और अनीमिया काज करते हैं। तो इसमें जो है ऑटोम्यून हिमोसिस देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है उसकी भी इम्यून बेसिस हो सकती है कि उसमें जो है एंटीबॉडीज जो है प्लेटलेट्स के खिलाफ बन जाती हैं, तो उसमें जो है प्लेटलेट्स की जो है डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसे हम नाम देते हैं इस डिजीज को ITP का, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा। सो इसमें जो है ऑटोइम्यूनिटी का भी रोल है। और फिफ्थ नंबर पे जो है बोन मैरो एस्पिरेशन जब आप करते हैं तो उसके अंदर लिम्फोसाइट से लिम्फोसाइट देखने को मिलेंगे।
95% जो है लिम्फोसिटी रिप्लेसमेंट हो जाती है ऑफ नॉर्मल मैरो एलिमेंट्स, यानी कि सारा बोन मैरो जो है लिम्फोसाइट से भर जाता है, जो बाकी चीजें भी हैं उनका जो है जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। तो ये आपके पास एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। ट्रेफाइन बायोप्सी जब आप बोन मैरो की करते हैं तो उसके अंदर जो है नोड्यूलर, डिफ्यूज और इंटरस्टिशियल इन्वॉल्वमेंट बाय लिम्फोसाइट्स देखने को मिलती है, यानी कि बोन मैरो जो है वो लिम्फोसाइट से बड़ा हुआ है। 6 नंबर पे आ जाए, रिड्यूस कंसेंट्रेशन ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स are found and this becomes more marked with the advanced disease. Rarely a paraprotein is present, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन्स कम होगी हैं, पैराप्रोटीन्स यानी कि एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो हैं वो भी मौजूद हो सकती हैं। सो 6 पॉइंट भी क्लियर है। 7 पॉइंट जो आपके पास है, अगेन ऑटोइम्यूनिटी। Autoimmunity directed against cells of the hematopoietic system is common. Autoimmune hemolytic anemia is most frequent, but immune thrombocytopenia, neutropenia, red cell aplasia are also seen. वही autoimmune जो है उसकी बिहाइंड स्टोरी जो है आपके पास जो सारा इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, न्यूट्रोपिनिया, न्यूट्रोफिल कम हो जाएंगे, रेड सेल एप्लेजिया में आपका जो रेड सेल लीनेज है, आरबीसीज है, वो कम हो जाएंगे, उसे हम नाम देते हैं रेड सेल एप्लेजिया का। और लास्टली जो है डायग्नोसिस में हम देखेंगे आपके पास जो है साइटोजेनेटिक जो है एनालिसिस होगा। उसमें जो है आपकी बुक के अंदर तो काफी लेंथी लिखा होगा, जो मेन चीज है ना उसे नोट डाउन आप कर लें। ये आपके पास मेन जो है म्यूटेशंस पाई जाती हैं सीएलएल के अंदर। आसान है, 11, 12, 13, 17 इस तरीके से याद कर लें। 11, 12, 13 और 17 उनकी जो है आपके पास जो है म्यूटेशन देखने को मिलते हैं। 11 क्यू डिलीशन, डिलीशन हो जाती है। 12 क्यू ट्राइसोमी है, इसमें देखेंगे डिलीशन नहीं है, ट्राइसोमी है। उसके बाद आप आ जाए 13 के ऊपर, 13 क्यू भी डिलीशन है। और 17 के ऊपर आ जाए तो 17 बी है आपके पास, उसकी डिलीशन है। सो 11, 12, 13, 17 जो है क्रोमोसोम जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके अलावा जो है नोच जीन जो है उसमें गेन ऑफ फंक्शन आ जाता है, ये चीज आ जाती है। और फिर है सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन भी हैं, वो भी पाई जाती हैं। और लास्टली आपके पास है जो हमने देखा था ZEP70। सो ZEP70 का जो एक्सप्रेशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो ये आप लोगों के पास जो है जेनेटिक्स के वाले से जो चीजें आ जाती हैं। अच्छा, लास्ट हमारे पास स्टेजिंग रह गई है। स्टेजिंग भी आपके पास मुश्किल नहीं है, आसान सी स्टेजिंग है। मैं आपको समझा देता हूँ इसमें आप किस तरीके से याद करेंगे। स्टेजिंग ऑफ दी CLL, इसमें जो है आपके पास दो तरीके होते हैं। एक होती है राय क्लासिफिकेशन और दूसरी आपके पास होती है बीने, इंटरनेशनल वर्किंग पार्टी क्लासिफिकेशन। राय क्लासिफिकेशन को पहले देख लेते हैं, बिल्कुल इजी है। इसमें आपके पास स्टेजेस हैं 0, 1, 2, 3, 4। 0 में आपके पास क्या है जी, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस ग्रेटर देन 5, ये तो चीज आपको याद होगी। स्टेज 1 पर क्या है, आपके पास आ जाती है अडीनोपैथी। स्टेज 0 जो हम सारे प्लस करते हैं, यानी कि हम जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ना, आपने ऊपर वाले स्टेजेस को प्लस करते जाना है। अब फर्स्ट स्टेज पे आपके पास क्या, स्टेज 0 को प्लस करें, उसके साथ आपके पास आ जाएगी लिम्फ नोड्स की इन्लार्जमेंट, जिसे आप नाम देते हैं एडिनोपैथी का। सेकंड नंबर पे आ जाए, उसमें आप स्टेज 0 को स्टेज 1 को प्लस कर दें और उसके बाद एक एडिशनल चीज डाल दें। एडिशनल चीज इसके अंदर आ जाती है हिपैटोस्प्लेनोमेगाली। स्टेज 3 के ऊपर आए, ऊपर वाले स्टेजेस को आप जो है प्लस करें, स्टेज 0 को प्लस करें, आप जो है एडिनोपैथी को प्लस करें, ऑर्गेनोमेगाली यानी कि पैटोस्प्लिनोमेगाली उसे प्लस करें और एक एडिशनल डाल दें एनीमिया, तो स्टेज 3 बन जाती है। स्टेज 4 में आपके पास जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ऐड कर दें, तो ये आपके पास स्टेज बन जाती है स्टेज 4। सो सिंपल है। फर्स्ट में आपके पास एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस, फिर आप उसमें एडिनोपैथी ऐड कर दें, फिर ऑर्गेनोमेगाली आ जाएगी, फिर अनीमिया आ जाएगा और लास्टली जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इजीली जो है चीजों को याद कर सकते हैं स्टेजिंग को। जो बी वाली है इसमें आपके पास जो है उसने ABC के तरीके से इसकी जो है आप किया हुआ है। इसमें भी जो उसने बताया कि ए जो है उसमें 50 to 60% है, बी जो है 30%, सी जो है लेस देन 20%। ऑर्गन इन्लार्जमेंट को उसने बताया हुआ है कि स्टेज जो है ए उसके अंदर 0, 1 और 2 एरियाज, जो स्टेज बी है उसके अंदर 3, 4 और 5 एरियाज, जो स्टेज सी है उसके अंदर आप कंसिडर ही नहीं करते। स्टेज ए में जो एच बी है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 100 होती है ग्राम पर लीटर,
प्लेटलेट्स जो है वो 100 या फिर ग्रेटर देन या इक्वल टू 100 इंटू 10⁻9 पर लीटर होते हैं। जो स्टेज बी है उसमें भी जो है ऊपर वाला कंटिन्यू करता है, यानी कि यहाँ पर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, और यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। और सी में आपके पास जो है ऑर्गन जो इन्लार्जमेंट है उसे आप देखते ही नहीं है, आप देखते हैं एचबी प्लेटलेट्स को। दोनों ही जो होते हैं वो लेस देन होते हैं 100।